हेलो चिल्ड्रन, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग बायोस के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम न्यू सिस्टमैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। न्यू सिस्टमैटिक्स के बारे में आप प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। चैप्टर 1 में हमने न्यू सिस्टमैटिक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। यहाँ पर आज हम न्यू सिस्टमैटिक्स को पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। इसकी जितनी भी ब्रांचेज हैं आज हम उन सभी को स्टडी करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छा लगेगा। इस वीडियो लेक्चर को आप पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आइए पढ़ते हैं। वेलकम बैक चिल्ड्रन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो लेक्चर और पढ़ते हैं सिस्टमैटिक्स के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यू सिस्टमैटिक्स। और न्यू सिस्टमैटिक्स को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा टेक्सोनोमी को रिवाइज करते हैं। टेक्सोनोमी की डेफिनेशन आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। वहां पर आपने पढ़ा था कि टेक्सोनोमी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें आप किसी भी नए डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद में आप उसको नोमेनक्लेट करते हैं, यानी आप उसको एक नाम रख देते हैं और नाम रखने के बाद में आप उसका क्लासिफिकेशन कर देते हैं। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप किसी भी नए इंडिविजुअल की स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। नए ऑर्गेनिजम्स पर डे डिस्कवर होते रहते हैं क्योंकि ये जो डाइवर्सिटी है अर्थ के ऊपर बहुत ही लार्ज है और इस सारी की सारी डाइवर्सिटी की स्टडी करने के लिए हमने बायोलॉजी की ये ब्रांच स्टार्ट की थी जिसका नाम रखा था हमने टेक्सोनोमी। तो इस तरह से टेक्सोनोमी को जो वर्ड सबसे पहले दिया था वो दिया था कैंडोली ने और फादर ऑफ टेक्सोनोमी कहा जाता है कैरोलस लिनियस को। अब टेक्सोनोमी के बाद में एक नई ब्रांच इवॉल्व हुई जिसका नाम रखा गया सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स में ये बताया गया कि जब आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर रहे हैं तो सिर्फ आप आज के टाइम पर प्रेजेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही ना पढ़ें, आप उनके साथ साथ पास्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी पढ़ें। यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे रह के जा चुके हैं आप उनके भी स्टडी करिए और जो पास्ट और प्रेजेंट में ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उनके साथ में उनकी आपस में क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है आप उसको भी पढ़िए। तो ये सब चीजें इंक्लूड कर दी गई टेक्सोनोमी के अंदर और नई ब्रांच बना दी गई जिसका नाम रख दिया गया सिस्टमैटिक्स। ये जो ब्रांच थी सिस्टमैटिक जो टर्म दिया था वो कैरोलस लिनियस ने ही दिया था, यानी कि जो फादर ऑफ टेक्सोनोमी थे कैरोलस लिनियस उन्होंने ही ये टर्म सिस्टमैटिक्स दिया था। अब जब सिस्टमैटिक्स को स्टार्ट किया था कैरोलस लिनियस ने, उस टाइम जो स्पीसीज थी उनको इम्यूटेबल समझा जाता था। इम्यूटेबल का मतलब होता है कि वो चेंजलेस एंटिटीज हैं और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। यानी कि जब कैरोलस लिनियस ने सिस्टमैटिक्स को बताया कि जिस ब्रांच के अंदर आप पास्ट ऑर्गेनिजम्स को भी पढ़ेंगे जो जिनके फॉसिल्स हमारे पास हैं, उसमें इन्होंने ये बताया कि इनके अंदर कोई भी चेंज ओवर द ईयर्स नहीं हुए हैं, ये चेंजलेस एंटिटीज है और इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का अंदर मतलब इनके अंदर कोई भी किसी भी टाइप के म्यूटेशंस नहीं हुए हैं। इस वजह से वहां पर उनकी जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स है उन पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। उस समय जब सिस्टमैटिक्स पढ़ी जा रही थी उस टाइम की सिस्टमैटिक्स को जो कैरोलस लिनियस ने बताई थी, इसमें उन्होंने बताया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पास्ट में रहे हैं वो आज के टाइम पर अगर हैं तो वो इम्यूटेबल है, यानी कि जो जिस तरह से ऑर्गेनिज्म थे अभी तक भी वो उसी फॉर्म में चले आ रहे हैं थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से। तो वो जो ब्रांच हमने बनाई हुई थी कैरोलस लिनियस ने उसको कहा गया क्लासिकल सिस्टमैटिक्स। तो यहाँ पर टेक्सोनोमी और सिस्टमैटिक्स दोनों एक तरह से ही बात की जा रही है, एक ही तरह से चीजें यहाँ पर स्टडी की जा रही है। अब जो क्लासिकल टेक्सोनोमी या क्लासिकल सिस्टमैटिक्स है के बेसिस पर जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया वो दिया गया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने टेक्सोनोमी और सिस्टमैटिक्स को अच्छे से समझ लिया है और यहाँ पर हमने ये भी समझ लिया है कि इनके बेसिस पर जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया उसको कहा गया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब यहाँ तक ये समझा जा रहा था कि जो स्पीसीज है वो इम्यूटेबल है, उनके अंदर ना तो कोई म्यूटेशन होगा ना ही कोई चेंज आएगा। लेकिन इसी के बाद में डार्विन नामक एक साइंटिस्ट है, उन्होंने दे दी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और उन्होंने बता दिया कि जो स्पीसीज है ओवर द ईयर्स वो इवॉल्व होती है, वो चेंज होती है एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग। उनके डीएनए की जो बेस पेयर्स होती है उनके अंदर म्यूटेशंस हो जाते हैं और म्यूटेशंस होने के बाद में एक नई चेंज स्पीसीज इवॉल्व होती है। जो स्पीसीज एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेती है वो बची रह जाती है, जो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं ढाल पाती वो खत्म हो जाती है। तो इस तरह से जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन आई उसके अंदर ये बताया गया कि जो स्पीसीज है वो ओवर द ईयर्स चेंज होती रहती है, वो चेंजलेस नहीं है, उनके अंदर चेंज होते हैं यानी कि वे म्यूटेबल है। तो इस तरह से एक नई ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इवॉल्व हुई जिसके अंदर सिस्टमैटिक्स में न्यू वर्ड और जोड़ दिया गया और उसको बता दिया गया न्यू सिस्टमैटिक्स। यानी कि जो सिस्टमैटिक्स अब कैरोलस लिनियस के टाइम से बाद में हमने स्टडी करना स्टार्ट किया उसको हम कहते हैं न्यू सिस्टमैटिक्स। और न्यू सिस्टमैटिक्स का जो फादर है वो कहा जाता है जूलियन हक्सले को।
आज के वीडियो लेक्चर में आप न्यू सिस्टमैटिक्स के बारे में ही सारी चीजें पढ़ेंगे। तो न्यू सिस्टमैटिक्स को इवोल्व करने का क्या कराना है, इसको हम एक कंप्यूटर के एग्जाम्पल से यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने जितनी भी इमेज में सारी की सारी डिवाइसेज रखी हुई हैं, ये सारी कंप्यूटर्स हैं। ये जो सबसे पहली डिवाइस है, ये सबसे पहला कंप्यूटर है जो आई थिंक 80s के टाइम में बना होगा, जब चार्ल्स बेबर ने कंप्यूटर बनाया था। उनका जो बनाया हुआ सबसे पहला कंप्यूटर था, एक रूम से भी बड़े साइज का था। तो उसके बाद में कंप्यूटर में बहुत सारे चेंजेस आना स्टार्ट हुए और स्टेप वाइज मैनर में कंप्यूटर का साइज भी चेंज होता रहा और वो उसकी जो टेक्नोलॉजी थी वो डेवलप होती रही। फिर लैपटॉप्स आ गए। लैपटॉप्स के बाद में भी लैपटॉप्स का साइज भी और छोटा होना स्टार्ट हुआ। पहले बहुत बड़े साइज के लैपटॉप्स आते थे, उनके सीपीयू बहुत बड़े होते थे। अब लैपटॉप्स बहुत ही छोटे छोटे और स्लिम साइज के आने लगे हैं और फिलहाल आप टैब यूज कर रहे हैं। टैब से बाद में स्मार्टफोन तक हम पहुंच गए हैं, ये भी कंप्यूटर का ही एक फॉर्म है। इस तरह से अगर आप देखें, जो कंप्यूटर है उसकी जो टेक्नोलॉजी है, शेप, साइज, वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। बनाया तो ये हमने ही है, लेकिन ये इवोल्व हो रहा है। तो इस एग्जाम्पल को लेकर के आप ये समझ सकते हैं कि न्यू सिस्टमैटिक्स ये कहना चाह रहा है आपको कि अगर आपको खुदाई से, कहीं फॉसिल से कोई ओल्ड वर्जन मिले किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, यानी कि ये एक ओल्ड वर्जन है और ये एक न्यू वर्जन है। अगर आपको कोई ओल्ड वर्जन मिलता है तो आप उसको एक अलग स्पीसीज ना मान बैठे, आप उसको ये समझे कि इस ओल्ड से ही ये न्यू इवोल्व हुई है। यही इनकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, जिसको आप ध्यान रखेंगे जब आप ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करेंगे। यही बातें जूलियन हक्सले ने न्यू सिस्टमैटिक्स में कही कि जो स्पीसीज प्रेजेंट है आज के टाइम में आपके सामने, वो पहली जो स्पीसीज थी जो हजारों साल पहले थी, वो उनसे ही इवोल्व होके आई है, विकसित होके आई है और उनमें म्यूटेशंस की वजह से ये चेंजेस आए हैं। तो यही सब बातें न्यू सिस्टमैटिक्स में जूलियन हक्सले ने बताई। अब न्यू सिस्टमैटिक्स में क्या किया गया, अभी तक हम जो सिस्टमैटिक्स या क्लासिकल टेक्सोनोमी पढ़ रहे थे, इसके अंदर हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का यूज कर रहे थे। लेकिन न्यू सिस्टमैटिक्स ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल करना शुरू किया और इसको आगे एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करके ले गए इसको फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तक, जो आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ही पढ़ा था। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे पहले दिया था एंगलर एंड प्रेंटिल ने। अब न्यू सिस्टमैटिक्स में ये कहा जा रहा है कि जो स्पीसीज है वे एक दूसरे से रिलेटेड हैं और जो प्रीवियस ईयर्स यानी बहुत सालों पहले जो स्पीसीज थी वो म्यूटेबल थी। उनकी जो डीएनए सीक्वेंसेस है, उनके अंदर जो बेस पेयर्स हैं, उसमें म्यूटेशंस हुए हैं और म्यूटेशंस की वजह से धीरे धीरे यानी ग्रेजुअल मॉडिफिकेशंस होकर के हम उनको आज की प्रेजेंट फॉर्म में देख रहे हैं। यहाँ पर आपके सामने जो चार्ट बना हुआ है, ये हॉर्स के म्यूटेशन का चार्ट बना हुआ है, यानी यहाँ पर हॉर्स का इवोल्यूशन है। जो हॉर्स की सबसे पहली स्पीसीज अर्थ पर मिली उसको बोला जाता है इयोहिप्पस। इयोहिप्पस में फिर इवोल्यूशन हुआ, इसमें चेंजेस आए, इसके बाद में इवोल्व होकर ये बना मीजोहिप्पस, ये है सेकंड वाला मीजोहिप्पस या ओलिगोहिप्पस। थर्ड फिर इवोल्व हो गया मेरिचिप्पस, फोर्थ वन लियोहिप्पस एंड फिफ्थ वन इज मॉडर्न हॉर्स दैट इज इक्वस। तो ये जितनी भी ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर आपके सामने देख रहे हैं, जिनकी हेल्प से आप हॉर्स का इवोल्यूशन देख रहे हैं, इसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये जितने भी एनिमल्स हैं ये इवोल्व होकर के कंटिन्यूसली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंदर बहुत सारे सालों में इस स्टेज तक पहुंचे हैं। यानी कि जिस कंडीशन में आप मॉडर्न हॉर्स को आज आप देख रहे हैं, वो सालों साल की स्थिति में ऐसा बना है। तो न्यू सिस्टमैटिक्स भी यही बात कह रही है कि ये जो साल दर साल चेंजेस होते रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में म्यूटेशंस के थ्रू, उनको आप जिस बायोलॉजी की ब्रांच में इंक्लूड करेंगे अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम स्टडी करने के लिए, उसको आप कहेंगे न्यू सिस्टमैटिक्स। न्यू सिस्टमैटिक्स का आप चाहें तो एक एग्जाम्पल और समझ सकते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन से। ह्यूमन इवोल्यूशन जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, ये जो हमारे सबसे पहले एप लाइक एंसेस्टर्स थे, इनको कहा जाता है रामापिथिकस। रामापिथिकस मिलते हैं हमें शिवालिक की पहाड़ियों से। इनके जो फॉसिल्स हैं 15 मिलियन ईयर्स ओल्ड इनके फॉसिल्स हैं। ये बिल्कुल एप की तरह से चलते थे और इनकी पूरी बॉडी पे हेयर्स प्रेजेंट थे। इसके बाद में जो अगले फॉसिल्स मिलते हैं हमें, वो मिलते हैं हमें ऑस्ट्रेलिया से। इनको कहा जाता है ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो थे ये भी एप की तरह से ही चलते थे, लेकिन ये इन्होंने बाइपेडल गेट स्टार्ट कर दिया था, यानी कि इन्होंने अपने पैरों से चलना स्टार्ट किया। इसके बाद में ऑस्ट्रेलोपिथिकस से इवोल्व हुए होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस पूरी तरह से इरेक्ट थे और ये खड़ा होकर चल सकते थे। ये टूल मेकर भी कहा जाता है, इन्होंने लकड़ी से टूल्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे। इनके हाथ में देख रहे हैं आप लकड़ी वगैरह के यहाँ पर टूल्स हैं। इसके बाद में होमो हैबिलिस से इवोल्व हुए होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस तो पूरी तरह से खड़ा होकर चलता था और इसने
फायर डिस्कवर कर ली थी। अब धीरे धीरे ये इवोल्यूशन होता जा रहा है। होमो इरेक्टस से आए होमो निएंडरथैलेंसिस, इनको निएंडरथल मैन भी कहा जाता है, और निएंडरथल मैन से होमो सैपियंस या क्रोमैग्नोन डिस्कवर इवोल्व हुए। निएंडरथल और क्रोमैग्नोन को लगभग एक साथ कई माना जाता है, और डायरेक्ट एंसेस्टर्स हमारे होमो सैपियंस के हैं क्रोमैग्नन मैन। तो इस तरह से हमारा इवोल्यूशन हुआ है रामापिथेकस एप लाइक एंसेस्टर से मॉडर्न मैन तक। ये जो आने का हमारा पूरा पूरा सफर है, ये सारी की सारी जो स्टडीज है, इसी को हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहते हैं। और न्यू सिस्टमैटिक्स में बस यही आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि इन ऑर्गेनिजम्स को आप अलग अलग ना समझे। आप ये भूल ना कर बैठे कि ये जो रामापिथेकस है ये होमो सेपियंस से एक अलग चीज है, ये इवोल्व होकर के ही इससे हम आए हैं। यही बातें न्यू सिस्टमैटिक्स आपको बताने की कोशिश कर रहा है। तो यह है न्यू सिस्टमैटिक्स। न्यू सिस्टमैटिक्स के बारे में आई होप आप अभी तक काफी कुछ चीजें समझ चुके होंगे। अब न्यू सिस्टमैटिक्स के अंदर जब हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्लासीफाई करने का वर्क कर रहे हैं, तो हमने बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इन्वॉल्व किए हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में भी देखा था, वहां पर इन्वॉल्व कर दिए गए थे। जैसे मोर्फोलॉजिकल फीचर्स को तो आपने ले लिया था, एनाटॉमी, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स और बहुत सारी ब्रांचेस बायोलॉजी की आपने लेकर के क्लासीफाई करना स्टार्ट कर दिया था। तो जो न्यू सिस्टमैटिक्स है वो किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने में हमारी हेल्प करती है, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो न्यू सिस्टमैटिक्स की कुछ ब्रांचेज हैं जिनके थ्रू हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं और क्लासीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी 5 ब्रांचेज को स्टडी करेंगे। सबसे पहली ब्रांच जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है साइटोटैक्सोनॉमी, सेकंड वन इज कीमोटैक्सोनॉमी, थर्ड वन इज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, फोर्थ वन इज क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी एंड फिफ्थ वन इज एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी। तो इन 5 ब्रांचेज को अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इन 5 ब्रांचेज में क्या बताया जा रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइटोटैक्सोनॉमी में क्या पढ़ा जाता है, या फिर साइटोटैक्सोनॉमी में हम किन चीजों की स्टडी करते हैं। तो साइटोटैक्सोनॉमी की डेफिनेशन में ये बताया जा रहा है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल स्टडी इज कॉल्ड साइटोटैक्सोनॉमी। यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की साइटोलॉजिकल स्टडी आप करिए और उसके आधार पर आप उसको क्लासीफाई करिए। अब साइटोलॉजिकल स्टडी हम कैसे करें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साइटोलॉजिकल स्टडी करने के लिए आप क्या देखेंगे, आप नंबर देखेंगे, टाइप देखेंगे और स्ट्रक्चर देखेंगे किसकी, क्रोमोसोम्स की, और उनका बिहेवियर देखेंगे म्यूसिस के टाइम पर किस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं, तब आप उनको क्लासीफाई करते हैं। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब आप क्लासीफाई करने जा रहे हैं, जब आप उनको कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज में अरेंज करने जा रहे हैं, जिन ऑर्गेनिज्म के साथ आप उस एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को रख रहे हैं, आप उस ऑर्गेनिज्म के साथ उसके क्रोमोसोम बिहेवियर को, क्रोमोसोम के पैटर्न को, क्रोमोसोम की जो स्टडीज है उनको करके ही आप उसको क्लासीफाई करिए। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके बताया गया है, यहाँ पर ये बताया कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमंस के अंदर और 48 क्रोमोसोम्स होते हैं चिंपैंजी के अंदर। ये हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी पढ़ा था, सिर्फ 2 क्रोमोसोम का डिफरेंस। अब हम साइटोटैक्सोनॉमी के अंदर ये कोशिश कर रहे हैं कि हम ये देखते हैं कि ह्यूमंस और एप्स या चिंपैंजी के जो क्रोमोसोम्स हैं उनके अंदर सिमिलरिटीज हैं, तो वो किस तरह से सिमिलर हैं एक दूसरे के। आप पहले साइटोटैक्सोनॉमी आपको ये कह रही है कि आप पहले ये बात जस्टिफाई कर लीजिए, आप ये पहले इसको पूरी तरह से अप्रूव कर लीजिए, तब आप इनको क्लासीफाई करिए एक साथ या ग्रुप में। तो यहाँ पर यही किया गया, हमने देखा बेंडिंग पैटर्न। बेंडिंग पैटर्न का मतलब यह है कि हमने क्रोमोसोम्स ले लिए ह्यूमंस के भी और क्रोमोसोम्स ले लिए एप्स के भी। एक ह्यूमन का क्रोमोसोम हमने ले लिया, एक पेयर ले लेते हैं, और एक हमने ले लिया, ये ग्रीन कलर से हम ड्रॉ कर लेते हैं, एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये ग्रीन कलर का हमने ले लिया एप से। अब हमने एक पार्टिकुलर डाई की हेल्प से इसको स्टेन करने की कोशिश की, और स्टेन करके हमने देखा कि यहाँ पर इसमें कुछ तो डार्क बैंड्स आ रहे हैं और कुछ लाइट बैंड्स आ रहे हैं। ये हम बना लेते हैं, डार्क बैंड हो गए हमारे तरह से। फिर हमने देखा कि जो एप का क्रोमोसोम है उसके अंदर भी सिमिलर डार्क बैंड और लाइट बैंड के पैटर्न्स हमें दिखाई देते हैं। ये जो सिमिलर बैंडिंग पैटर्न्स हैं, इनसे ये बात प्रूव होती है कि जो एप और ह्यूमंस के क्रोमोसोम्स हैं उनके अंदर सिमिलरिटीज है। डार्क एंड लाइट जो बैंडिंग पैटर्न्स होते हैं, जब हम एक डाई से इनको स्टेन करते हैं, यानी एक पार्टिकुलर डाई का यूज हम करते हैं और उस डाई से हम क्रोमोसोम्स को, ह्यूमंस के क्रोमोसोम्स को भी स्टेन कर देते हैं और एप के क्रोमोसोम को भी स्टेन कर देते हैं। सेम उसी जगह पर यहाँ पर डार्क स्टेन आते हैं, यानी डार्क कलर दिखाई देता है दोनों के दोनों में। यानी कि अगर इस जगह पर ह्यूमंस में डार्क कलर दिखाई देगा
तो एफ के क्रोमोजोम में भी यहीं पर डार्क कलर दिखाई देगा। अब डार्क कलर क्यों होता है? डार्क कलर होता है इस जगह पर प्रेजेंट जो न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंसेस होते हैं उनकी अमाउंट से ये डिपेंड करता है। जहां पर ए और टी बेस पेयर्स की अधिकता होती है वहां पर डार्क कलर आता है। तो दोनों के दोनों जो क्रोमोजोम्स हैं ह्यूमन्स के और एप्स के, उनके अंदर सिमिलर डार्क पैटर्न्स आते हैं। लाइट और डार्क के एक जैसे ही पैटर्न दोनों में दिखाई देता है। इससे बात प्रूव होती है कि ये दोनों एक ही एंसेस्टर से इवोल्व हुए हैं। तो साइटोटैक्सोनॉमी बस आपको यही बात बताना चाह रही है कि जब आप क्लासिफाई करते हैं तो उनके क्रोमोजोम्स का क्या बिहेवियर है, क्या उनकी स्ट्रक्चर है, किस तरह के क्रोमोजोम्स उनके हैं, ये आप समझने की कोशिश करिए। यही साइटोटैक्सोनॉमी आपको बता रही है। बस यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन आपका रह जाता है कि ये कैसे हुआ कि जब इवोल्व हो रहे थे, इवोल्व हम हुए एप लाइक एंसेस्टर से और बने हैं ह्यूमंस, लेकिन हमारे क्रोमोजोम्स की नंबर घट गई है। क्रोमोजोम्स हमारे दो क्रोमोजोम्स हमारे कम हो गए हैं। इनके पास है 48 और हमारे पास है 46 क्रोमोजोम्स। तो ये क्यों होता है? इसका कारण साइटोटैक्सोनॉमी ये बता रही है कि जो क्रोमोजोम्स हैं उनके अंदर आर्म ट्रांसलोकेशन होता है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम्स के अंदर, और इस वजह से क्रोमोजोम पेयर्स की नंबर घट जाती है। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम्स से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्रोमोजोम वाले चैप्टर में जब आप आगे पढ़ेंगे ये सारी चीजें वहां पर आपको डिटेल्स में समझाई जाएंगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। जो क्रोमोजोम्स होते हैं, जो पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं, यानी कि एक साथ दो क्रोमोजोम्स जब जुड़ते हैं तो वो एक दूसरे से इस स्ट्रक्चर की हेल्प से जुड़ते हैं, उसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। और ऐसा क्रोमोजोम जिसमें सेंट्रोमियर बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन में होता है और दोनों आर्म्स एक साइड में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम टीलोसेंट्रिक क्रोमोजोम बोलते हैं। एक टाइप का क्रोमोजोम ऐसा होता है जिसके अंदर सेंट्रोमियर स्लाइटली टर्मिनल होता है और एक साइड में आर्म्स थोड़ी छोटी होती है और दूसरी साइड में आर्म्स काफी लंबी होती है। इस तरह के क्रोमोजोम को हम एक्रोसेंट्रिक बोलते हैं। तीसरे टाइप का क्रोमोजोम होता है सबमेटासेंट्रिक। इसमें थोड़ी सी लंबी होती है एक आर्म्स, एक साइड की आर्म्स, और दूसरे साइड की आर्म्स स्लाइटली लार्ज होती है। इस टाइप के क्रोमोजोम को हम सबमेटासेंट्रिक क्रोमोजोम बोलते हैं। फोर्थ टाइप होता है मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम। इसमें जो सेंट्रोमियर होता है वो बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड होता है और दोनों आर्म्स की जो लेंथ होती है बिल्कुल इक्वल होती है। तो ये चार टाइप के क्रोमोजोम्स ह्यूमंस के अंदर मिलते हैं। यहाँ पर टीलोसेंट्रिक ह्यूमंस में नहीं मिलता है। तो जो टीलोसेंट्रिक होता है ये आप समझ गए होंगे, सेंट्रोमियर बिल्कुल एक साइड में टर्मिनली प्लेस्ड होता है। एक्रोसेंट्रिक में जो आर्म्स होती हैं वो दोनों अनइक्वल होती हैं। एक साइड की आर्म बहुत छोटी होती है, दूसरी साइड की आर्म्स बहुत ही लेंथी होती है। सबमेटासेंट्रिक में एक साइड की आर्म थोड़ी छोटी होती है, अनइक्वल होती है, लेकिन एक्रोसेंट्रिक से थोड़ी सी लार्जर होती है। यानी कि ये जो वाली आर्म है ये एक्रोसेंट्रिक से सबमेटासेंट्रिक में थोड़ी सी लार्ज होती है। और मेटासेंट्रिक के अंदर दोनों साइड की जो आर्म होती है, जिनको पी आर्म एंड क्यू आर्म कहता है, ये दोनों बिल्कुल इक्वल होती है। तो इस तरह से चार टाइप के क्रोमोजोम्स होते हैं। और रिडक्शन ऑफ नंबर जो क्रोमोजोम्स होता है वो आर्म ट्रांसलोकेशन की वजह से होता है दो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम्स, यानी कि एक एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम ये है और एक एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम दूसरा यहाँ पर ये है। ये हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये रहा, ये हो गया हमारे पास दो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम्स। इन दोनों एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम्स की ये जो शॉर्ट आर्म है ये यहाँ से लॉस्ट हो जाते हैं इवोल्यूशन के टाइम पर और ये ट्रांसलोकेट हो जाते हैं। यानी कि अब इस वाले की जो ये आर्म्स है ये इसके साथ यहाँ पर जुड़ गई है। तो इस तरह से क्रोमोजोम्स नंबर इवोल्यूशन के टाइम पर घट जाते हैं क्योंकि ये जो शॉर्ट आर्म है ये लॉस्ट हो गई है। तो ये साइटोटैक्सोनॉमी होगी। साइटोटैक्सोनॉमी ने एक्सप्लेन कर दिया कि आप किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्रोमोजोम के बिहेवियर के बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे। और जब आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रहे हैं आप उनका क्रोमोजोमल बिहेवियर ध्यान रखेंगे। तो ये हो गई हमारी पहली ब्रांच न्यू सिस्टमैटिक्स की। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड ब्रांच ऑफ न्यू सिस्टमैटिक्स, दैट इज कीमोटैक्सोनॉमी। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि कीमोटैक्सोनॉमी क्या बता रही है। कीमोटैक्सोनॉमी कह रही है कि आप क्लासिफिकेशन कीजिए, इसका आधार आपके पास होगा प्रेजेंस ऑफ सर्टेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी अगर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर रहे हैं तो उनके अंदर बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस आपको मिलेंगे। उन केमिकल सब्सटेंसेस को भी आप एक बार एनालाइज कर लीजिए उनको क्लासिफाई करने से पहले। कीमोटैक्सोनॉमी में ये बात कही जा रही है। साइटोटैक्सोनॉमी में भी आपने समझा, कहा गया कि आप क्रोमोजोम नंबर्स, क्रोमोजोम साइज, उनके बिहेवियर को समझिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जरूर होंगे प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर और वो स्पेसिफिकली मिलेंगे उनके अंदर। आप उन सभी केमिकल सब्सटेंस का ध्यान रखिए जब आप उनको क्लासिफाई करें। ये बात कही कीमोटैक्सोनॉमी में। उन्होंने बहुत से केमिकल सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल लिए, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड, एल्किलोइड्स, एसेंशियल ऑयल्स।
लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये होते हैं रेफाइड्स। रेफाइड्स को आप देखिए, रेफाइड्स जो होते हैं निडल की तरह के क्रिस्टल्स होते हैं। यहाँ पर इस इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन्स में होते हैं प्लांट्स के अंदर। ये कैल्शियम ऑक्जिलेट के क्रिस्टल्स होते हैं और प्लांट टिश्यू के अंदर ये एक्यूमुलेटेड होते हैं। कैल्शियम ऑक्जिलेट के होते हैं और जो प्लांट कैल्शियम सरप्लस एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं उनके अंदर ये एक्यूमुलेटेड आपको मिलते हैं। अब रेफाइड्स जो होते हैं 35 ऐसी फैमिलीज है प्लांट्स की, और इससे भी ज्यादा हो सकते हैं जिनके अंदर रेफाइड्स की प्रेजेंस होती है। अब इस तरह की बहुत सारी फैमिलीज अगर प्लांट्स की हैं जिनके अंदर रेफाइड्स प्रेजेंट है, तो वो क्या इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है इनके बीच में क्लोज रिलेशनशिप। यानी कि कीमोटैक्सोनॉमी ये कह रही है कि अगर कोई पार्टिकुलर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऐसा है जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल्स के अंदर मिल रहा है और सभी के अंदर मिल रहा है और बहुत सारी प्लांट स्पीसीज या प्लांट फैमिलीज के अंदर मिल रहा है, तो वे जो प्लांट फैमिलीज है वो क्लोज रिलेशनशिप्स शो करते हैं, यानी कि वे एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड हैं। आप जब उनको क्लासीफाई करेंगे इन बातों का आप ध्यान रखेंगे और उनको एक दूसरे के साथ ही क्लासीफाई करेंगे। तो ये बातें बता रही है कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी के अंदर सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस के बेसिस पर आप क्लासीफाई करते हैं। ये एग्जाम्पल हमने पढ़ा रेफाइड्स का, जो निडल लाइक क्रिस्टल्स होते हैं कैल्शियम ऑक्जिलेट के। इसके अलावा कुछ एल्किलॉइड्स भी होते हैं, जैसे कि फैमिली पापावरेसी होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे एल्किलॉइड्स होते हैं, जैसे कि इसके अंदर पेपेवरीन होता है, मोर्फिन होता है। ये बहुत सारी अलग अलग डिजीजेज में भी काम आते हैं। पेन किलर्स की तरह से भी इनकी हेल्प यूज किया जाता है, हार्ट अटैक में भी यूज किया जाता है। ये एल्किलॉइड्स पेपेवरेसी की फैमिली के सारे मेंबर्स में मिलते हैं। अलग अलग टाइप के एल्किलॉइड्स इसके अंदर होते हैं। जिनका पेरेंट सब्सटेंस होता है उसका नाम होता है बेंजिलिसोक्विनोलिन। बेंजिलिसोक्विनोलिन से मिलकर ये सारे एल्किलॉइड्स बने होते हैं। आपके लिए नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रखना है कि ये एल्किलॉइड्स पेपेवरेसी फैमिली और रेननकुलेसी फैमिली में भी मिलते हैं। तो कीमोटैक्सोनॉमी से ये बात प्रूव हो जाती है कि पेपेवरेसी फैमिली और रेननकुलेसी फैमिली आप एक साथ रखेंगे और उसको एक ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। तो इस तरह से उनकी क्लोज रिलेशनशिप हमने प्रूव कर दिया है कीमोटैक्सोनॉमी के बेसिस पर। ये होगी हमारी सेकंड ब्रांच ऑफ न्यू सिस्टमैटिक्स। अब हम पढ़ते हैं कुछ डिफरेंसेस को साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी में। उसके बाद में हम चलेंगे थर्ड ब्रांच ऑफ न्यू सिस्टमैटिक्स। तो साइटोटैक्सोनॉमी में हमने साइटोलॉजिकल स्टडीज की, क्रोमोजोम्स के बारे में पढ़ा और क्रोमोजोम की स्टडी करके हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं। कीमोटैक्सोनॉमी के अंदर हम कुछ केमिकल सब्सटेंसेस के बेसिस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं। यहाँ पर हमने बेंडिंग पैटर्न्स देखे थे क्रोमोजोम्स के, किस तरह से क्रोमोजोम्स बिहेव करते हैं, ये हमने देखा था साइटोटैक्सोनॉमी में। और कीमोटैक्सोनॉमी में हमने कुछ स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंसेस की प्रेजेंस की वजह से ये बताया कि उन फैमिलीज या उन प्लांट की स्पीसीज के अंदर क्लोज रिलेशनशिप्स हैं। यहाँ पर हमने जो इंडिविजुअल की लीनेज थी, जैसे हमने ये जस्टिफाई किया कि एप्स से ही ह्यूमन इवोल्व हुए हैं, इसका हमने यूज किया इसमें क्रोमोजोमल स्टडीज का। और यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं डीएनए एनालिसिस का, प्रोटीन टेस्ट का और बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस का जो पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। यानी कि हम एक एल्किलॉइड की यूज कर लेंगे, हम उस एल्किलॉइड की हेल्प से बता देंगे कि ये पार्टिकुलर एल्किलॉइड इन सारी फैमिलीज, प्लांट्स फैमिलीज में प्रेजेंट है। इसका मतलब ये क्लोज रिलेटेड है, इनका जो इवोल्यूशनरी स्टेप्स है वो एक साथ ये इवोल्व हुई है। तो ये हो गए डिफरेंसेस। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या होती है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी चीज है। आप इसका नाम सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि बायोलॉजी वाले बच्चे वैसे ही मैथ से घबराते हैं, लेकिन यहाँ पर इसमें डरने वाली कोई चीज नहीं है। इसमें यह बताया जा रहा है कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल मेथड्स फॉर ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। यानी न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में आप क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो आप क्लासीफाई करेंगे उसमें आप बहुत सारी बातों को छोड़ देंगे, सिर्फ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रख के आप उनकी ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग कैसे करेंगे आप ध्यान से समझिए। यहाँ पर ये दो ऑर्गेनिज्म आपके पास है, यह है लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस, ये नंबर 1 नंबर 2। यहाँ पर दो और ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, यह है कोरोना वायरस नंबर 3 और बैक्टीरियोफेज नंबर 4। ये आप पहले से जानते हैं कि लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है और कोरोना वायरस और बैक्टीरियोफेज ये वायरस है। अब इनकी आपको ग्रुपिंग करनी है। वैसे तो आप जानते हैं कि बैक्टीरिया और वायरस दोनों अलग अलग ग्रुप के मेंबर्स हैं, लेकिन न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी या फेनेटिक क्लासिफिकेशन की हेल्प से आप किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन करने में हम मदद ले सकते हैं। इसका तरीका हम क्या करते हैं, हम इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नोट कर लेते हैं। जैसे कि हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बैक्टीरिया के नोट कर लिए, 1 2 3 4 5, और हमने लिख लिया उनको।
इसी तरह से 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमने नोट कर लिए और हमने इनको एक साइड लिख लिया। ये हमने वायरस के फीचर्स नोट कर लिए और इन फीचर्स को हमने डाल दिया कंप्यूटर के अंदर और कंप्यूटर को कहा कि भाई साहब आप देख करके इन फीचर्स को एनालाइज करिए और एनालाइज करके ये बताइए कि इन 5 फीचर्स में से दोनों के कितने फीचर्स मैच करते हैं। अब कंप्यूटर आपको बताएगा कि इन 5 के 5 में से दोनों के कोई भी फीचर्स मैच नहीं करते हैं, या फिर अगर कोई फीचर मैच करते होंगे तो वो भी बता देगा। तो इसके बेसिस पर आप ये समझ सकेंगे कि आप अपनी कैलकुलेशंस लगा लेंगे कि ये एक दूसरे से कितने क्लोजली रिलेटेड हैं या एक दूसरे से कितने डिस्टेंटली रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल आपने लिख लिया पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिख लिया बैक्टीरिया के अंदर, इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, वायरस के अंदर कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। एक फीचर आपने लिख लिया। इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए या आरएनए होता है, न्यूक्लियोइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए हो सकता है, लेकिन आउटसाइड अ लिविंग सेल ये डेड होते हैं। ये आउटसाइड अ लिविंग सेल लिविंग ही होते हैं, यानी कि ये अपने सारे बेसिक फंक्शन कर सकते हैं। ये डेड होते हैं, लिविंग सेल के अंदर जाकर ही ये काम करना स्टार्ट करेंगे। इनकी जो पूरी बॉडी होती है न्यूक्लियोप्रोटीन्स की बनी होती है और इनकी जो पूरी की पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर होती है वो लिविंग सेल्स की तरह से वर्किंग होती है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप कंप्यूटर में डाल देंगे। 5 फीचर्स इनके ले लिए, 5 फीचर्स आपने इनके ले लिए और उनको डाल दिया कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर में डेटा चला गया, कंप्यूटर ने उनको बता दिया कि इनके जो फीचर्स हैं वो कितने सिमिलर हैं या कितने डिसिमिलर हैं, और इस तरह से उस डेटा के अकॉर्डिंग हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं और अलग अलग ग्रुपिंग्स हमारे पास आ सकती है। जब हम कंप्यूटर्स में उनको फीड करते हैं तो जो सिमिलर कैरेक्टर्स हैं उनको हम प्लस से इंडिकेट करेगा, जो एब्सेंट है कैरेक्टर उनको माइनस से एब्सेंट करेगा, रिप्रेजेंट कर देगा। इतने कैरेक्टर सिमिलर हैं, इतने कैरेक्टर डिसिमिलर, और अगर कोई कैरेक्टर्स के बारे में डेटा अवेलेबल नहीं होगा तो उसको थीटा से रिप्रेजेंट कर देता है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी की हेल्प से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट ब्रांच कौन सी आती है? नेक्स्ट ब्रांच आती है न्यू सिस्टमैटिक्स की क्लैडिस्टिक टेक्सोनोमी। अब देखते हैं क्लैडिस्टिक टेक्सोनोमी में क्या बातें बताई जा रही है। पहले हम देखते हैं कि क्लैडिस्टिक टेक्सोनोमी कहा किसे जा रहा है। क्लैडिस्टिक टेक्सोनोमी का मतलब यहाँ पे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द एंसेस्ट्रल एंड ड्राइव्ड कैरेक्टर्स इज कॉल्ड क्लैडिस्टिक टेक्सोनोमी। के कुछ कैरेक्टर्स होंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो उनको उनके एंसेस्टर्स से मिले होंगे, उन कैरेक्टर्स को आप कहेंगे एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स। और कुछ कैरेक्टर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऐसे होंगे जो उन्होंने ओवर द लाइफ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स उन्होंने ऑब्टेन किए होंगे, अपने आप को चेंज करके म्यूटेशंस के थ्रू, एनवायरमेंटल एडेप्टेशंस के थ्रू। उन कैरेक्टर्स को आप कहेंगे डेराइव्ड कैरेक्टर्स। आप उन कैरेक्टर्स के बेसिस पर, उन कैरेक्टर्स की हेल्प लेकर के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर देंगे। क्लासीफाई करने के लिए आप उनको कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। जिन ग्रुप्स में आप उनकी कैटेगरी बनाएंगे उन ग्रुप्स को आप कहेंगे क्लेड्स। अब इन क्लेड्स के आधार पर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स की छोटी छोटी कैटेगरीज बना देंगे। जो आपके पास कैटेगरीज बनाने का बेसिस है वो है एंसेस्ट्रल फीचर्स और डेराइव्ड फीचर्स। एंसेस्ट्रल फीचर्स सारे के सारे ग्रुप्स में प्रेजेंट होंगे और जो डेराइव्ड फीचर्स हैं वो सिर्फ पर्टिकुलर सब कैटेगरीज या सब ग्रुप्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखिए, ये जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये सारे के सारे एप लाइक एंसेस्टर से इवोल्व हुए हैं या फिर ये प्राइमेट से इवोल्व हुए हैं। तो ये जो एंसेस्टर्स हैं इनके ये हैं प्राइमेट से ये इवोल्व हुए हैं। ये ह्यूमन भी प्राइमेट से इवोल्व हुआ है, चिंपैंजी प्राइमेट से इवोल्व हुआ है, गोरिल्ला भी प्राइमेट से ही इवोल्व हुआ है। तो सारे के सारे जो ये ऑर्गेनिज्म है इनके अंदर बहुत सारे एंसेस्ट्रल फीचर्स है जो इनको अपने एंसेस्टर से मिले हैं। इस वजह से हमने इनको यहाँ पर एक साथ अरेंज कर दिया है, लेकिन ये एक दूसरे से डिस्टेंट है, इनकी ग्रुपिंग अलग है। ह्यूमंस को यहाँ पर हमने सबसे टॉप पे ग्रुप किया हुआ है, ह्यूमंस के पीछे हमने चिंपैंजी को रखा हुआ है। इनकी छोटी छोटी कैटेगरीज, सब कैटेगरीज हमने बना रखी है जिनको हमने कहा है क्लेड्स। ये क्लेड्स बनाने का कारण यह है कि इनके अंदर कुछ कैरेक्टर्स डिफरेंट है, यानी चिंपैंजी ने कुछ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स तो रखे हुए हैं लेकिन ह्यूमंस के अंदर चिंपैंजी से एक्स्ट्रा कुछ कैरेक्टर्स है जिनको डेराइव्ड कैरेक्टर्स कहा गया है। जैसे कि ह्यूमंस बिल्कुल बाइपेडल होते हैं, यानी पूरे खड़े होकर चल सकते हैं, लिख सकते हैं, फायर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं। चिंपैंजी में ह्यूमन से कुछ कम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, अपने बच्चों की बहुत केयर करते हैं, थोड़ा बहुत ये चल भी सकते हैं और कुछ ये इशारे वगैरह भी कर लेते हैं। अब इसके बाद में गोरिल्ला में कुछ जो डेराइव्ड कैरेक्टर्स है वो और कम है, मंकीज के अंदर और बहुत ज़्यादा कम होते चले जाते हैं। लेकिन इन सब के अंदर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अभी भी सिमिलर हैं जिनको हम इनके एंसेस्ट्रल फीचर्स कहते हैं। जैसे कि इन सब का जो डीएनए होता है वो सेम बाइंडिंग पैटर्न दिखाता है। तो इस बेसिस पर ही हमने इनकी कैटेगरी तैयार की है और इन कैटेगरीज को तैयार करने के बाद में हमारे सामने एक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री या क्लेडोग्राम।
ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर दिख रही है, जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है प्राइमेट से, और इसके अंदर ये छोटी छोटी ब्रांचेज आप देख पा रहे होंगे। ये जो पूरी पूरी ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम फाइलोजेनेटिक ट्री कह रहे हैं। तो क्लेडिस्टिक टेक्सोनोमी आपको ये बता रही है कि जब आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करेंगे, उनको आप एंसेस्ट्रल और डिराइव्ड कैरेक्टर्स के बेसिस पर कैटेगरीज उनकी बनाएंगे। उन कैटेगरीज को आप कहेंगे क्लेड्स। उसके बाद में आप उनका एक फाइलोजेनेटिक ट्री प्रिपेयर करेंगे और उसके बेसिस पर आप इनको क्लासिफाई करेंगे। तो ये होगी सिंपल सी डेफिनेशन क्लेडिस्टिक टेक्सोनोमी की। के बाद में एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनोमी, जो लास्ट ब्रांच है आज के वीडियो लेक्चर में हमने जो पढ़नी है हमें, वो है एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनोमी। इसमें क्या बताया? इसमें बताया कि आप जेनेटिकली कुछ एक्सपेरिमेंट करिए, उनके बेसिस पर आप रिलेशनशिप जानने की कोशिश करिए। यानी कि आप ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स करिए, कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशंस में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्रॉसिंग कराइए और उनके जो कैरेक्टर्स हैं उनकी इनहेरिटेंस को देखिए, किस तरह से वे नेक्स्ट जनरेशन में मूव करते हैं। फिर आप उन ऑर्गेनिजम्स को ट्रांसप्लांट कीजिए, यानी कि आपने लेबोरेटरी कंडीशंस में उनको ग्रो करके देखा है कि इस एनवायरनमेंट में ये ग्रो हो रहे हैं। फिर आप उनके फिनोटाइप्स को ये देखने के लिए कि वो कितने एक्यूरेट है, उनको बाहर ट्रांसप्लांट कर दीजिए। तो इस तरह से जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हम कंडक्ट करते हैं, टेक्सोनॉमिकल रूल्स और प्रोसीजर्स को प्रूव करने के लिए, फर्दर उनको जस्टिफाई करने के लिए, उस ब्रांच को हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनॉमी। यहाँ पर कंट्रोल ब्रीडिंग कराई जाती है उनके फिनोटाइप ट्रेट्स को देखने के लिए। तो इस तरह से हमने न्यू सिस्टमैटिक्स की सारी ब्रांचेस पढ़ ली हैं। तो हम देखते हैं इसकी क्या हमें फायदा हुआ है, इतनी मेहनत करने का हमें फायदा क्या हुआ है। तो सिस्टमैटिक्स का सबसे पहला फायदा हमें यह है कि हमने जो डाइवर्सिटी है उसको अच्छे से समझ लिया है। सिस्टमैटिक्स क्रिएट्स ऑर्डर आउट ऑफ डिसऑर्डर, यानी जितना ऑर्डर डिसऑर्डर फैला हुआ है हमने उसमें से चीजों को ऑर्डर कर लिया है। और इतने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमने यहाँ पर क्लासीफाई किया, पढ़ा, तो हमें उनमें से डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी पता लग गया है। नहीं, चाइनीज लोगों ने इतनी पेट्स को खाया है कि उन्होंने डिस्कवर कर लिया कोरोना वायरस को। तो इस तरह से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब स्टडी कर रहे हैं तो हमने डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस के बारे में भी पता लगा लिया है। उनसे हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ का प्रिजर्वेशन हम कर सकते हैं। हमें ये पता लग गया है कि जब हम सिस्टमैटिक्स को पढ़ रहे हैं कि कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। हम उनकी इवोल्यूशनरी लाइंस का भी पता लगा सकते हैं, किस तरह से कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इवोल्व हुए हैं और हम अपने एनवायरनमेंट को और बेटर तरह से समझ पाए हैं। यानी अब हमारी समझ में ये बात आ चुकी है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो यहाँ पर हैं, अगर वो तरीके से नहीं रहेंगे, हमारा जो एनवायरनमेंट है उनको एलिमिनेट कर देगा, और अगर हम अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाए तो हमें पूरी तरह से यहाँ से खदेड़ा भी जा सकता है। तो ये यूटिलिटी हो गई सिस्टमैटिक्स की। अब हम आज के वीडियो लेक्चर को समराइज करते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हमने टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा, और हमने पढ़ा कि टेक्सोनॉमी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, नोमेनक्लेट किया जाता है और उनको क्लासीफाई किया जाता है। के बाद में टेक्सोनॉमी से नेक्स्ट ब्रांच डेवलप हुई जिसको कहा जाता है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, लेकिन पास्ट और प्रेजेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे से कंपेयर करके उनकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जान के हम स्टडी करते हैं। अब इसी ब्रांच को फिर से एक्सटेंड कर दिया गया और इसको कह दिया गया न्यू सिस्टमैटिक्स। ये टर्म दे दिया था जूलियन हक्सले ने 1940 में। इन्होंने कहा कि आप जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन का वर्क कर रहे हैं उसको आप कुछ ब्रांचेज के थ्रू आप स्टडी करिए, और जो ब्रांचेज हमने न्यू सिस्टमैटिक्स की बनाई उसमें सबसे पहली ब्रांच आई साइटोटेक्सोनॉमी। साइटोटेक्सोनॉमी के अंदर हमने देखा क्रोमोजोम बिहेवियर्स के बारे में, कैसे क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर होती है, कैसे क्रोमोजोम्स की बैंडिंग होती है, उसके बेसिस पर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं। उसके बाद में हम कुछ केमिकल सब्सटेंस की प्रेजेंस के आधार पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को सिमिलर ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये बात हमने पढ़ी कीमोटेक्सोनॉमी में। फिर हमने पढ़ी न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स की ग्रुप बना दी और ग्रुपिंग करके हमने उनको कंप्यूटर के हवाले कर दिया और फिर उससे पूछा कि बताओ भैया इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज है। और फिर हमने पढ़ी क्लैडिस्टिक टेक्सोनॉमी। क्लैडिस्टिक टेक्सोनॉमी के अंदर हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स हैं, यानी कि जो उनको उनके पूर्वजों से मिले हैं, और जो ड्राइव्ड कैरेक्टर्स हैं, यानी कि जो उन्होंने खुद से इवोल्व किए हैं, उनकी ग्रुपिंग करके हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक फाइलोजेनेटिक ट्री बनाया और उसके बेसिस पर हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी की। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा न्यू सिस्टमैटिक्स और उसकी बहुत सारी ब्रांचेज के बारे में। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके एक एक क्वेश्चन का रिप्लाई दूंगा। अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। तो
तो इसी लेक्चर को मैं कंक्लूड करता हूं। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।